हाय गाइस। तो आज की वीडियो जो है इट्स काइंड ऑफ समराइज फॉर्म ऑफ जो भी मैंने वीडियोस पहले बना चुका हूँ, और वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज क्वेश्चंस आते रहते हैं ग्रुप्स पे। मैं देखता हूँ अक्सर लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, और इसी तरह उसके अलावा भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि यार जब कनाडा में लोगों के कंसर्न होते हैं कि कनाडा आना है तो फिर रहना किस तरह है यहाँ पर, और यहाँ की लाइफ कैसी है। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि इमिग्रेशन पर जो है जब लैंड होते हैं तो क्या करना चाहिए, इमिग्रेशन पर वो किस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं और क्या प्रोसेस होता है, किस तरह होता है। तो देखें, पहली तो चीज़ ये कि जब आप बुक करवा रहे हों एयरलाइन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने इमिग्रेशन का जो स्टे है, आप अगर आपका टोरंटो में लैंड कर रहे हैं, आप कैलगरी में लैंड कर रहे हैं, आप वैंकूवर में लैंड कर रहे हैं, मॉन्ट्रियल में लैंड कर रहे हैं, तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है किसी और दूसरे शहर के लिए, फॉर एग्जांपल आप सैस्काटून आ रहे हैं, तो मेक श्योर आपके पास 5 से 6 घंटे हों। आज 5 से 6 घंटे शायद आपको ज़्यादा लगें, लेकिन उसकी वजह ये कि उसमें सुकून से आप निकलेंगे। सही है, इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, कियोस्क अगर लगा हुआ है या इमिग्रेशन ऑफिसर ने कोई आपसे क्वेश्चंस करने हैं, स्टैंप लगनी है, व्हाटएवर, मतलब जो भी प्रोसेस है उसको उसमें आपको आसानी होगी। फिर आपको अगर फॉर एग्जांपल आपके प्लेन जो जो टिकट था उसमें ये था कि टोरंटो में आपका जो है ना आपको सामान मिल जाएगा, एंड देन फिर आपने सामान पिक करना है और दूसरे जहाज़ में जाना है, तो वो सारा प्रोसेस जो है ना वो आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपके पास ईज़िली टाइम रहेगा। 2-2.5 घंटे इज़ नॉट इनफ। ठीक है, मेरे साथ हुआ था, मुझे बहुत भागना पड़ा था और मैंने फ़्लाइट भी मिस कर दी थी। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टोरंटो में किसी के पास स्टे कर रहे हैं या कहीं स्टे कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट टाइम पे पहुँच जाएँ, क्योंकि लोग जो है ना अक्सर फ़्लाइट मिस कर जाते हैं। वहाँ का ट्रैफ़िक का मसला है बहुत ज़्यादा, तो इसका ख़्याल रखें। दूसरी चीज़ जो कि ज़रूरी है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की व्यूइंग जो है बुक करवाना ज़रूरी है। मेक श्योर कि थोड़े से आप नए घर लें, स्कूल के करीब घर लें, वो आपके काम आएंगे। बिकॉज़ अगर आप स्कूल से दूर घर लेते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पर जो है बस आती हो, स्कूल बस ज़रूर आती हो, वरना फिर आपके ऑब्वियसली बच्चों को जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है अगर स्कूल बस नहीं आएगी वहाँ पर। इसी तरह स्कूल्स के लिए आपके ये करना ज़रूरी है कि आप जो है सैस्काटून पब्लिक स्कूल यहाँ पर है, या इसी तरह स्कूल बोर्ड कोई सा भी है यहाँ पर, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे अपने बच्चों को रजिस्टर करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास लीज़ एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज़ लीज़ एग्रीमेंट देखकर वो फिर एडमिशन देंगे बच्चों को। तो इसी तरह ये चीज़ करना ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद से बच्चों का वो टेस्ट भी लेते हैं, सही है, फिर वो अलाउ करते हैं कि कौन सी स्टैंडर्ड में बच्चों को जाना है। उसके बाद जो करना ज़रूरी है वो ये है कि आप SIN नंबर लेंगे। अब आपने सर्विस कनाडा का ऑफ़िस ढूँढना है और वहाँ पे जाकर SIN नंबर आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने पड़ेंगे, COPR ले जानी पड़ेगी अगर आप PR पर हैं, या अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको जो रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाने पड़ते हैं। पासपोर्ट हो गया, आपका वर्क परमिट हो गया, आपका स्टूडेंट वीज़ा हो गया, व्हाटएवर, ठीक है, वो ले जाना पड़ता है ताकि आपका SIN नंबर मिले। SIN नंबर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को आपको देना पड़ेगा, और उसके बेस पर आपका टैक्स कटेगा, और उसके बेस पर जब आप टैक्स फाइल कर रहे होंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि कनाडा में होना ज़रूरी है। इसी तरह उसके बाद जो आप कर सकते हैं, मोबाइल सिम आप ले सकते हैं। पोस्ट पेड की आप सिम अगर लेंगे तो दैट विल हेल्प यू बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री की बड़ी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। 6 महीने तक कोई भी चीज़ फाइनेंसिंग आप ना करें। आप कोशिश करें जो भी चीज़ आप लें, गाड़ी लें, आप मोबाइल लें या कोई और चीज़ लें तो वो कैश पर लें, फर्नीचर लें वो कैश पे लें। अवॉइड 6 महीने तक आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप होने दें, बिल्स टाइम पर दें आप, तो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो ज़रूरी बाद में, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें साइमल्टेनियसली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब्स के लिए लोग अप्लाई करते हैं, जॉब्स के लिए ऑब्वियसली फ़ोन नंबर चाहिए होता है, ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। CV जो है, आप अगर शुरू में आए हैं, अगर आप अपनी फ़ील्ड की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा चैलेंज होता है, अगर आप इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल या डॉक्टर, ऑब्वियसली उसमें चैलेंज होता है, फ़ौरन कोई भी जॉब नहीं दे देता है या ना नहीं मिल जाती। यहाँ पर रेफरल्स का भी बहुत होता है। रेफ़र करने के लिए कोई बंदा आप ढूंढें जो कि आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रेफ़र कर सके, वो अप्लाई करते रहें, लेकिन एक बेसिक CV बना लें
जिसमें आप अपने कस्टमर सर्विस के स्किल्स डाल दें, सेल्स के स्किल्स डाल दें। इसके इवन आप अगर इंजीनियर भी हैं, कोई ऐसी जॉब्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें कोई एक जिसे बोलते हैं सो कॉल्ड और जॉब ढूंढ रहे हैं या आपकी फील्ड से रेलेवेंट नहीं है, तो आप जो है ना उसमें एक जिसे बोलते हैं ना नॉर्मल बंदे की सीवी बना दें, रादर दैन शोइंग योर मास्टर्स और पीएचडी और बैचलर्स और वो सब। आप अपने स्किल्स वगैरह डाल दें और बता दें कि जी मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। तो उसमें ये होता है कि आपकी एक पेज की सीवी बनाएं, लंबी सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये ज़रूर आप डाल सकते हैं मास्टर्स आपने किया हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज जो है ना इतना ज़्यादा अगर डालेंगे तो आप ओवर क्वालिफाइड में ना आ जाएँ, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। और फिर ऑब्वियसली वेबसाइट्स पे अप्लाई करना शुरू करें। इंडीड यहाँ की एक बहुत बड़ी मशहूर वेबसाइट है। लिंक्डइन पे आप अप्लाई करना शुरू करें। इंडीड से काफ़ी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, जो स्पेशली जो एक और जॉब्स कह लें, छोटी जॉब्स कह लें, छोटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये कि जो एक अगर आप कोई मतलब अच्छे लेवल पे काम कर आया हुआ है, तो यहाँ पर आकर उसको ज़ाहिर है स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, तो उस किस्म की जॉब्स मिल जाती हैं। उसके बाद जो एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लोग जिसे बोलने के उसको इग्नोर कर जाते हैं, वो है कि यहाँ पर जब आते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा कपड़े लेकर आ जाते हैं अपने साथ से। ये जैकेट्स लेकर आ जाते हैं, शूज़ लेकर आ जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। सर्दियों में एटलीस्ट फ़ायदा नहीं होता, गर्मियों में ऑब्वियसली हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो गर्म कपड़े हैं वो एक अलग ही लेवल के होते हैं, सही है। तो गर्म कपड़े अगर आपने लेने हैं तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स मिल जाएंगे, सुपर स्टोर्स मिल जाएंगे, और उनके लिहाज से फिर आप देख सकते हैं कि आपने कौन से स्टोर से कितने की आपने जो है जैकेट या लेनी। मेरा ख़्याल से $200 के अंदर जो है आप जैकेट ले सकते हैं, मुनासिब मिल जाती हैं। लेकिन उसमें देखना ये ज़रूरी होता है, जैकेट लें, जूता लें, कुछ भी लें, कि माइनस जो उसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है वो क्या मेंशन हुआ है, -35 टू -40 के तो मेरा ख़्याल से लेना चाहिए। लोग आपको कहेंगे जी -20 की ले लें, फिर अंदर भी आपने चीज़ें पहनी तो नहीं, मैं रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। न्यू कमर्स को तो वैसे ही ज़्यादा लगती है। अगर आप गर्म कंट्री से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी गर्म कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट्स बेटर कि -35 -40 की जैकेट लें, शूज़ लें, पूरा जो ट्राउज़र होता है वो पूरा जो ड्रेस होता है वो लेना ज़रूरी होता है। बिकॉज़ अगर सर्दियों में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो फिर जो है ना चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे जहन में आई कि मैं एक काइंड ऑफ समराइज़ फॉर्म में वीडियो बना दूं, जो कि ज़रूरी है। बाकी इनसे रिलेटेड डिटेल वीडियोस भी मैंने बनाई हुई, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर तो फॉलो करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करके। मैंने वीडियोस बहुत सारी ऐसी हैं जो कि पहले बनाई हुई हैं, प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देखें, उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।